नमस्कार। आज का विषय है भारतीय समाज न्याय के अंतर्गत वर्मा समिति की अनुशंसाएं। तो जानिए क्या है वर्मा समिति की अनुशंसाएं। आज इसी पर लेक्चर आधारित है, वर्मा समिति की अनुशंसाएं। ध्यान दीजिए, आपराधिक कानून में सम संभावित संशोधनों के बारे में सुझाव देने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 23 जनवरी 2013 को सौंपी। दिल्ली में पैरामेडिकल छात्रा के साथ 16 दिसंबर 2012 को हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करने के बाद इस समिति का गठन 23 दिसंबर 2012 को किया था। इस समिति के अन्य सदस्य हिमाचल प्रदेश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। कौन है? लीला सेठ है। और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम थे। समिति की प्रमुख अनुशंसाएं निम्नवत हैं। जैसे पॉइंट ध्यान दीजिए, न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लेते ही आरोपी के चुनाव लड़ने पर रोक लगे। पॉइंट यहाँ पे दुष्कर्म के आरोपी को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिले। पॉइंट आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए सरकार से पूर्व अनुमति जरूरी नहीं। पॉइंट आत्मरक्षा कानून में संशोधन का एसिड हमले को भी शामिल किया गया। पॉइंट दुष्कर्म की परिभाषा में संशोधन का अप्राकृतिक यौनाचार को भी शामिल किया जाए। पॉइंट दुष्कर्म की सजा 7 वर्ष से उम्र कैद की सजाएं पीड़ित को मुआवजा मिले। पॉइंट संरक्षण में दुष्कर्म की स्थिति में सजा 10 वर्ष से उम्र कैद तक। पॉइंट दुष्कर्म से मौत की स्थिति तक पहुंचने पर कम से कम 20 वर्ष या जीवन पर्यंत जेल। आगे पॉइंट नाबालिग से दुष्कर्म की स्थिति में 10 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा। पॉइंट सामूहिक दुष्कर्म की नई धारा बनाकर 20 वर्ष से जीवन पर्यंत कैद की सजा और मुआवजा। यहाँ पर बताया गया टॉपिक रहा वर्मा समिति की अनुशंसाएं। अगले टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018। तो जानिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के बारे में। पॉइंट इस अधिनियम में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा तथा एक वयस्क महिला के साथ बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा को 7 से 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके प्रावधान निम्नलिखित है। जैसे पॉइंट आईपीसी जो धारा है, आईपीसी धारा 1860 आईपीसी धारा 1860 के अंतर्गत बलात्कार के अपराध के लिए कम से कम 7 वर्ष का श्रम कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड दिया जाता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है। पॉइंट यहाँ पे
अधिनियम यहाँ पे कह सकते हैं अधिनियम न्यूनतम कारावास की अवधि को बढ़ाकर 7 वर्ष से 10 वर्ष करता है। पॉइंट। अधिनियम नाबालिगों के बलात्कार से संबंधित 3 नए अपराधों को प्रस्तुत करता है और प्रत्येक के लिए दंड को बढ़ाता है। पॉइंट। आगे बात करते हैं 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार के बारे में। तो जानिए 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिए 20 वर्ष का श्रम कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिए जुर्माना अथवा मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास के साथ साथ पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिए जुर्माना अथवा मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे बताया 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार करने पर सजा के बारे में। अब यहाँ पे 16 वर्ष की बात करेंगे, जो 16 वर्ष की, तो यहाँ पे 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार की सजा के बारे में जानिए। पॉइंट। सजा इससे पहले बलात्कार के लिए 10 वर्ष के कारावास जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था। इसी सजा का प्रावधान था। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाता था। इसे बढ़ाकर कम से कम 20 वर्ष का श्रम कारावास किया गया है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिए जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार रेप के लिए आजीवन कारावास के साथ साथ पीड़िता के मेडिकल और पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर बताया 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार की सजा के बारे में। यहाँ पर बताया गया आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के बारे में। अब यहीं पे आइए बात करते हैं, अगला अधिनियम है महिलाओं का दुर्व्यापार के बारे में। तो जानिए यहाँ पे महिलाओं का दुर्व्यापार। अब यहीं पे अगला टॉपिक है महिलाओं का दुर्व्यापार के बारे में बताते हैं। महिलाओं के दुर्व्यापार का तात्पर्य वेश्यावृत्ति, वाणिज्यिक विवाह, बलात्कार, श्रम, अंगों के दुर्व्यापार आदि के उद्देश्य से महिलाओं की अवैध खरीद बिक्री करना है। संविधान का जो अनुच्छेद 23 जो है, संविधान का अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार, श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23। हमारे देश में दुर्व्यापार का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं एवं लड़कियों को यहाँ पे नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों से यहाँ लाया जाता है और मध्य एशिया के देशों में यहाँ पे भेजा जाता है। एक अनुमान के अनुसार यहाँ के चकलाघरों में लगभग 2 लाख महिलाएं एवं लड़कियां हैं। इनमें से ज्यादातर को विवाह करने या रोजगार दिलाने के नाम पर यहाँ लाया गया है। आगे संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत महिलाओं एवं लड़कियों के वैश्विक दुर्व्यापार का एक प्रमुख ठिकाना एवं परागमन बिंदु बन गया है। इस रिपोर्ट में भारत के अलावा मानव दुर्व्यापार के अन्य केंद्रों के रूप में थाईलैंड, पाकिस्तान, चीन एवं कंबोडिया का नाम
लिया गया है। दक्षिण एशिया में बच्चों का दुर्व्यवहार विशेष चिंता का कारण है, क्योंकि यह समस्या बलात्श्रम एवं घरेलू कार्यों के लिए लड़कियों के शोषण से जुड़ी हुई है। दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं को ज्यादातर ज्यादातर वेश्यावृत्ति, सेक्स टूरिज्म और यहाँ पे वाणिज्य, विवाह, घरेलू एवं कृषि के साथ साथ अन्य श्रमसाध्य कार्यों में लगाया जाता है। आगे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं एवं लड़कियों के दुर्व्यवहार से मानवाधिकारों का हनन होता है। यह संगठित अपराध की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। संविधान यहाँ पर संबंधित एजेंसियों इस रिपोर्ट से संबंधित एजेंसियों द्वारा इसे रोकने का दुर्व्यवहार को रोकने का संतोषजनक कार्य नहीं किया जाता है, जिससे कारण पीड़ितों की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तबका मानव दुर्व्यवहार से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। स्टॉप। यहाँ पर बताया गया महिलाओं का दुर्व्यवहार के बारे में, ट्रांसपोर्ट। अब यहीं पे बात करते हैं दुर्व्यवहार बनाम वेश्यावृत्ति के बारे में। तो जानिए इसके बारे में, क्या है दुर्व्यवहार बनाम वेश्यावृत्ति। ध्यान दीजिए, दुर्व्यवहार का अर्थ है वेश्यावृत्ति नहीं है। दुर्व्यवहार का अर्थ है वेश्यावृत्ति नहीं है। ये एक दूसरे के समानार्थी या कहीं पर्यायवाची नहीं है। अनैतिक व्यापार कह सकते हैं रोकथाम, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का वाणिज्यिक उद्देश्य से शारीरिक शोषण करना वेश्यावृत्ति कहलाता है। यदि किसी महिला या बच्चे का यौन शोषण होता है और इससे किसी को वाणिज्यिक लाभ प्राप्त होता है तो इसे वेश्यावृत्ति की श्रेणी में रखा जाता है। यह कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध है और भारत संस्कृति का अपमान भी है। आगे दुर्व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक यौन शोषण के उद्देश्य से नियुक्ति, कर, प्राप्ति व किराए पर लेने की कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार दुर्व्यवहार एक प्रक्रिया है, जबकि वेश्यावृत्ति उसका परिणाम है। वाणिज्यिक यौन शोषण की मांग दुर्व्यवहार को प्रोत्साहन देती है एवं इसकी मांग बनाए रखती है। यह एक दुष्चक्र के रूप में कार्य करती है। दुर्व्यवहार से अन्य कार्यों जैसे अश्लील सामग्री का निर्माण, यौन पर्यटन, बार टेंडर और यहाँ पे बारटेंडर हो गया, और यहाँ पे मसाज पार्लर है आदि जैसे कार्यों को बढ़ावा मिलता है। वाणिज्यिक यौन शोषण केवल चकला घरों में नहीं होता, बल्कि आवासीय परिसरों एवं वाहनों में भी हो सकता है। यहाँ पर बताया गया, तो ये रहा महिलाओं का दुर्व्यवहार। तो यहाँ पे दुर्व्यवहार बनाम वेश्यावृत्ति के बारे में बताया। अब यहीं पे बात करेंगे दुर्व्यवहार के प्रमुख कारण के बारे में। तो जानिए इसके कारण के बारे में भी।
यहाँ पर ध्यान दीजिए, दुर्व्यापार के मुख्य कारण क्या है? इसके मुख्य कारण, दुर्व्यापार के मुख्य कारण पॉइंट, महिलाओं के दुर्व्यापार के मुख्य कारणों में व्यापक गरीबी एवं अवसरों की कमी, महिलाओं की निम्न स्थिति, भेदभावपूर्ण सांस्कृतिक परंपराएं, विस्थापन और प्राकृतिक आपदा और संघर्ष या युद्ध संरक्षणात्मक वातावरण का अभाव, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि, बिगड़ते लिंगानुपात और सामाजिक संवेदनशीलता का अभाव आदि शामिल है। दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जाता है, जैसे जीवन के अधिकार से वंचित करना, सुरक्षा पाने के अधिकार से वंचित करना, गरिमा एवं सम्मान से वंचित करना, न्याय प्राप्ति से वंचित करना और स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति से वंचित करना आदि कारण हैं। तो यहाँ पर बताया गया दुर्व्यापार के मुख्य कारण के बारे में भी। अब यहीं पे बात करते हैं दुर्व्यापार रोकने हेतु कानूनी प्रावधान के बारे में। आइए इसके बारे में बताते हैं। तो जानिए दुर्व्यापार को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान क्या क्या है। भारत में मानव दुर्व्यापार रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 से बनाया गया है। वर्ष 1956 में इस अधिनियम के बनने के बाद वर्ष 1976 से 1986 अर्थात 1976 से 1986 एवं 2006 में इसे संशोधित किया गया। यह जो नियम है, अधिनियम है 1956 का, इसे संशोधित कब किया गया? 1976 में और 1986 में और 2006 में इसे संशोधित किया गया। इन संशोधनों में ज्यादातर दुर्व्यापार को रोकने पर ध्यान दिया गया, लेकिन यह भी सच है कि विभिन्न कारणों से इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका। कभी-कभी इन प्रावधानों का दुरुपयोग भी किया जाता है। इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन न होने का एक कारण इसके संबंध में अब यहाँ पे अनभिज्ञता तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों की समझ का अभाव भी है। यदि पीड़ित महिला का शोषण कर किसी तरह की अश्लील सामग्री तैयार की जाती है या उसे इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे रोकने के लिए सूचना तकनीकी अधिनियम जो एक्ट है, अधिनियम 2000 में प्रावधान किया गया है। बच्चों का दुर्व्यवहार रोकने एवं उनकी देखभाल हेतु किशोर न्याय कह सकते हैं, बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एक्ट जो है 2015 में प्रावधान किया गया है इनके देखरेख के लिए। महिलाओं का दुर्व्यापार रोकने के अन्य प्रयासों के तहत सरकार ने गृह मंत्रालय के अधीन देशव्यापी मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाइयों का गठन किया है। यह एक तरह का विशिष्ट बल है जो इन गतिविधियों को रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा दुर्व्यापार के पीड़ितों के कल्याण के लिए सामाजिक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यहाँ पर बताया गया दुर्व्यापार रोकने हेतु कानूनी प्रावधान के बारे में। इसके पहले बताया दुर्व्यापार के प्रमुख कारण के बारे में। इसके पहले बताया महिलाओं का दुर्व्यापार और इसके पहले बताया गया
आधारित है तो यहाँ पे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के बारे में। और सबसे पहले बताया गया आपको बर्मा समिति की अनुशंसाएं। तो यहाँ पे आज का यह लेक्चर इन्हीं सभी टॉपिकों पर आधारित रहा है जो आपको बताया गया। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।